जितनी पटनी थी पड़ चुकी ये जमीन, जितनी पटनी थी पड़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। और इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी, क्या नया इम्तिहान बाकी है। और अपने आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता खेड़े साहिबा को दावत देता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर रतन चौहान की इस विमोचित पुस्तक चयनित कविताओं के हवाले से अपनी राय सामाइन के सामने रखें। साहित्यकार भी हैं, निमाड़ी जबान पे अबूर भी हासिल है आपको। मैं ज़्यादा तो नहीं, एक वाक्य निमाड़ी जबान का उनसे सुनना चाहूँगा क्योंकि मैंने आज तक सुनी नहीं है डॉक्टर ममता खेड़े साहब आपके। घर आओ जाए तब तो निवाड़ी औपचारिक स्वागत के अधिकारी हूँ मैं, इसलिए आपका औपचारिक स्वागत करते हुए एक बार मैंने डॉक्टर श्रीराम परिहार साहब को दादा बोल दिया तो मुझे बहुत जोर से डालना पड़ा इसलिए दादा नहीं बोल रही। हमारे प्रबुद्ध मंच प्रियंका जी और नीमच का सरहद समाज के चुनिंदा मंत्री यहाँ है, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशिफ भाई का फोन आया तो मुझे लगा कि कंडों के मुंह से कुछ धुआं निकलने वाला है। 7-8 साल के बाद फोन किया है, तो यदि आपका फोन ना आया होता तो यही माना जाता है कि हाकिम और हुक्कामों की जात से हूँ, इसलिए सुनने और सुनाने के लिए बुलाई गई हूँ। खैर, बैरागी सर का दुख ये है कि उनको किताब नहीं मिली और मेरा दुख ये है कि किताब मिली जरूर लेकिन उसे पूरा पढ़ने का वक्त नहीं मिला। किले के भीतर और बाहर के दुख का यही अंतर है और किले के भीतर और बाहर के इस दुख को रेखांकित करती हुई चयनित कविताएं। पुष्पगुच्छ या इंद्रधनुष तो नहीं कहा जा सकता। यदि ये बैक वाला जो पेज है इस पे 1945 ना पढ़ा होता तो उम्र के मन के इन रचनाओं को प्रभावित नहीं करते और इसी संदर्भ में कोई सार्वदेशिक और सार्वभौमिक कविताएं होती हैं। बड़े दिनों के बाद गंभीर कविताएं पढ़ने को मिली। जो भी पढ़ा उसके लिए एक डिस्क्लेमर है, वैधानिक चेतावनी है कि समसामयिक रचनाओं से मेरा कोई बहुत गहरा और सतत वास्ता नहीं है, इसलिए पठन पाठन और समीक्षा का अधिकार और दावा भी मेरा नहीं है। और कृपया वही बाल बच्चन टाइप ही लेंगे चौहान साहब तो अच्छा रहेगा और बाकी सभी सुधी श्रोताओं से भी यही उम्मीद है कि आपने मुझे बुलाया। अभी जब कोई पढ़ने लिखने की बात होती है तो थोड़ी सी ऑक्सीजन आ जाती है, उसकी लालच में आप ही ले लूँ। कविता को प्रारंभिक रूप से जब पन्ने पलटाते हुए देखते हैं, जब आप आज तक देख रहे हैं और इंडिया टीवी देख रहे हैं उसके साथ में, तो परंपरागत जन्मादि तेवर रचनाओं में दिखता है। जुमले भी लगभग वही हैं। तेवरों को और जुमलों को कुछ जटिल दृश्य बिंबों में सजाया गया है। जो रचनाकार का अध्ययन है और गंभीरता की सोच है और उनका व्यापक दृष्टिकोण है उसको प्रतिफलित करते हैं और यही कविता की जान भी है। बहुत प्रारंभिक तौर पे सर की इजाज़त हो तो मैं एक टुकड़ा पढ़ रही हूँ, आसमान की छाती फाड़ती गर्जनाएं। उसमें दुर्धर्ष
गर्जनाओं, कौंधती बिजलियों, धरती की कोर को खंगालते पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, कोई अजमत को फिर से लौटाने का दावा करने वाले शहंशाहों तथा कथित महात्माओं, पैगंबरों को बताओ कि हवाएं हमेशा आजाद होती कि इतिहास के मलबे में लुढ़क रहे अनगिनत राजमुकुट। कविता की यही लाक्षणिकता और वेदना शक्ति उसे नवीना चेतना बनाती है और यह निरंतर जनवादी पुकार का नया बाना समझती है। संवेदनाएं कई सारी रचनाओं में, आधी से ज्यादा किताब मैंने पढ़ी है। संवेदनाएं तीव्र होकर सीधे त्वरा के साथ तथ्य बन के प्रस्तुत हो जाती है, इसलिए वस्तु शायद महत्वपूर्ण है। लेकिन वो त्वरा ही आपके मस्तक में एक चित्र बनाती है और बिना किसी चमत्कार के सीधे संप्रेषण संभव हो जाता है। आवाज आज फिर गुजर जाने का दुख, गौर से सुनो, राग मिलाप कर रही है, इन्हीं तीव्र संवेदनाओं की परिणति है। सीधा सीधा जनवादी सुख। एक बात विशिष्ट है, प्राकृतिक प्रतीकों और रूपकों का सुंदर प्रयोग हुआ है जिससे परंपरागत जनवादी नारे नई ताजगी से भरते हैं। कवि अपनी जनवादी प्रतिबद्धताओं का मोह नहीं छोड़ पाता, किंतु वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाने की जो रिस्क है उसको बखूबी जानता है, इसलिए भाषा के साथ बहुत प्यार से खेलता है। और इस खिलंदर तेवर में आसमान आसमान, पैगंबर पैगंबर, क्रिस्टान और जैसे अभी कहा गया था उथप्पा जैसे खूबसूरत प्रयोग करते हैं। किंतु प्रांजल भाषा का सौष्ठव पूरे संकलन में कवि की शक्ति है। मुक्तिबोध के देश के लोग हैं, तत्सम प्रयोगों में भी जनवादी अभिव्यक्तियां करते हैं और इसी विश्वास के साथ, इसी खूबसूरती के साथ कविताएं एक के बाद एक प्रस्तुत होती हैं। तो इसलिए इसका शिल्प पक्ष बहुत मजबूत है। कई कविताएं पढ़ी जा सकती थी, किंतु बात तो एक ही कविता पर हो सकती है और अच्छे से बात एक ही कविता पर हो सकती थी। तो मैंने जो पढ़ा और मेरे समझ जो आया उसमें एक खूबसूरत कविता भी मैं चुन रही हूँ, चिड़ियाएं। मैंने अपनी 23 साल की बेटी को भी पढ़वाई। मैं कहा पढ़ो, बड़ी अंग्रेजी पढ़ती रहती हो, देखो कितना समझ में आया है। पढ़ने के बाद उसने एक लाइन में कहा, बच्चे आजकल कम बोलते हैं, माँ बाप के मामलों में थोड़ा कम ही बोलते हैं। तो बोली ब्यूटी ऑफ मेसीनेस ऑफ वन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। इसी संदर्भ के साथ मैं कविता, आपकी इजाजत हो तो पढ़ रही हूँ। उन्होंने बाग रच दिया था वहां, नहीं है, नहीं जू है ये, दूसरी ने कहा। सोफे पर रखे तकिए, कोने में सोती गुड़ियाएं, म्यूजिक सिस्टम, मखमल से मढ़ी चौकियां, सब उलट पुलट कर दिया था उन्होंने। गुड़ियाएं जाग गई थी, आंखें मलता हुआ सौंदर्य। ये जहारा और जैनब दो चिड़ियाओं का अद्भुत संसार था। कहाँ से आ गए थे सब? सल्वाडोर डाली, पिकासो, मार्क्वेज, एक रोमांच बेकार पड़ा। क्या वानगो की आत्मा अभी से निकली थी? तकिए सूरजमुखी के फूलों की तरह रहे होते। उन्होंने खूबसूरत बैठक को तहस नहस कर नई खूबसूरती पैदा कर दी। बेजान कपड़े सितार के तारों की तरह थे, उल्टे स्टूल गमलों की तरह चटक कलियों से महक उठे। जो झूठ और बनावटी है उसके खिलाफ ये सच की बगावत थी। जो झूठ और बनावटी है उसके खिलाफ ये सच की बगावत थी। ये कुदरत की वादियों में लौटना था, बाघों को अपनी पूरी खूबसूरती में देखना था। अचानक कितनी कोयलें टूटने लगी थी वहां।
आकाश में बादलों के नगाड़े बजने लगे थे, मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगे थे, बूंदें आ गई थी जैनब और ज़हरा के साथ खेलने। ब्रह्मांड में से न मालूम कौन कौन सी कल्पनाएं खोज लाते हैं बच्चे, रच देते हैं नए ब्रह्मांड, भर देते हैं रंग। एक महकता उद्यान उन्होंने रच डाला है, जंगलों का वैभव जाग उठा है। और इधर सबसे खूबसूरत लाइन है, और इधर फौजी दस्ते गुलाबों को तबाह करने का कायल कर रहे हैं। क्या बात है। ब्यूटी ऑफ मैसीनेस। ये नए तेवर में सूक्ष्म तथ्य को परोसती है। तथ्य अपने प्रस्तुत रूप में रंग में भी मनोहर है, किंतु अपने बिंब और ध्वन्यार्थों से सूक्ष्म और ज्यादा ग्राह्य हो जाता है। बहुत बारीक चीज है। प्रत्यक्षतः दो बालिकाएं, दो चिड़ियाएं, बैठक, बाग, खेल में अस्त व्यस्त कर दिया गया साजो सामान, प्राकृतिक उथल पुथल पुथल है। अपने स्थूल रूप में नीरस व्यवस्था के व्यतिक्रम का सौंदर्य कविता में बिखरा पड़ा है। प्रारंभिक बंद पाठक की ग्राहिका शक्ति को ड्राइंग रूम और बगीचे के बीच में झुलाता है। कवि उसके मजे लेता है, मन ही मन कहता है ठहरो अभी बताता हूँ। असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन आखिरी तक कहता नहीं। मजे की बात है कि कवि बिना कहे ही कूदती हुई कोकिलों, आकाश के नगाड़ों और बूंदों के साथ जैनब और जाहिरा के बाने में आदिम, मासूम, उत्कट स्वतंत्र पिपासा, क्रांति चेतना अचानक महकने लगती है। और ये महक देर तक मस्तक में सुरक्षित रह जाती है। आप कविता को बार बार पढ़ते हैं, यही कविता की ताजगी। जटिल बिंब विधान में इतनी सरलता से बात खिंच जाना कवि का सामर्थ्य। कवि पर जनवाद को आरोपित कर दिया गया है, अन्यथा वह व्यवस्था के विरुद्ध अव्यवस्था के प्रकृति के नियम का खूबसूरत बयान है। आधुनिक कथ्य और प्रयोगों की से सजी हुई बंधन मुक्त कविता सचमुच कविता बन पड़ी है। बड़े दिनों की बात पढ़ने को मिली। सरकारी डायरियों के ऊपर लिखी हुई समीक्षा है। ये मजबूरी शक्ति भी होती। प्रकृति कविता में शब्दों, भावों, बिंबों और तथ्यों की ताकत है। आज एक ऐसी ही सशक्त कविता है। कवि को आगे निरंतर पढ़ते रहने का मोह ऐसी कविताएं जगाती हैं। कुदरत के रूप रंग में खुशबू में नहाया हुआ कवित्व बाड़ेबंदी से बाहर निकल आता है। मानवता के विशाल फलक पर खुद को उकेरता है और तब कविता और ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है। जेठ की दोपहरिया एक ऐसी ही समर्थ कविता है। आदमी की आदमियत का नाता आदिम माँ प्रकृति की भाषा बोलता हुआ नजर आता है। जेठ की दोपहरिया तप रही है जैसे तपती है। ताल के प्राण सूख रहे हैं, पल प्रतिपल घटता जल और लहरें जो कोहरे में लगती बर्फीली हवाओं में अपने यौवनोन्माद में टकराती किनारों से न मालूम कहाँ बिलागे हैं। दूर आसमानों से आए परिंदे अपने अपने घरों को लौट गए हैं। सूना हो गया है क्षण क्षण मरता ताल। पौधे जिनको रोपा था किन्हीं खूबसूरत हाथों ने कि बड़े होकर ताल की खूबसूरती बढ़ाएंगे, मर रहे हैं ताल के साथ। पर अभी हैं, ये महत्वपूर्ण है, पर अभी हैं, भले गिनती भर ही क्यों न हो, यूं नहीं मरने देंगे धरती को। वहां दूर फिलिस्तीन के गांव की वह औरत अश्रुगेस और बम के फूलों में फूल उगा रही है और अब वहां खिली है। और इधर ये नौजवान
सिकुड़ गए ताल से पॉलिथीन में भर भर कर पानी ला रहा है, चढ़ रहा है ऊबड़ खबड़ किनारा, सींच रहा है पौधे और सबसे छोटे पौधे में पत्तियां फूट रही। प्रणाम करती हूँ आपको इस रचना के लिए, बहुत खूबसूरत। फौजी अनुशासन में भी नहीं जी सकती कविताएं एक ऐसा ही बयान है। कुल मिलाकर कविताएं पढ़ने योग्य हैं, बार बार पढ़ने योग्य हैं, संजो लेने योग्य हैं और ऐसा कहा जाना चाहिए कि खूब धारदार होने के बजाय बहुत पानीदार हैं और बड़े पायेदार कविताएं बड़े दिनों के बाद पढ़ने को मिली। और इन्हीं मायनों में कवि एक सशक्त और गंभीर संवेदना का उच्चारण है और आपका खूब अभिनंदन। नीमच फिर जब कभी और बाकी रचनाओं को ठीक से पढ़ने का अवसर मिलेगा तो फिर मैं जरूर